हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लगातार आप लोगों की क्लास लेता रहूँगा, उसी सीरीज़ में आज हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर जो 2024 में, चाहे वो मैथ्स ग्रुप के देख लो आप, अगर आप मैथ्स ग्रुप के हो, बायो ग्रुप के हो, कॉमर्स के हो, इवन आर्ट्स के हो, ये आज जो टॉपिक है ना, ये कॉमन टॉपिक है, ये सबके लिए एलिजिबल है, यानी सब कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल मैथ ग्रुप के लिए स्पेशली है, ठीक है। तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट करना। देखो ये फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि उनका टारगेट ये नहीं है कि वो कहीं से दे देंगे, वो 2023 जो कि रिसेंट ईयर अभी बीता है उसके इंपॉर्टेंट न्यूज, साथ ही और अभी जो रिसेंट में जितने भी इवेंट हुए हैं, चाहे वो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई नई स्कीम लाई गई हो कि किसी विशेष स्टेट के लिए, किसी विशेष समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्लियर है? मैं इसलिए थोड़ा रुक रुक कर बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। ये एक ओवरव्यू होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। जीडीपी बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रॉस डोमिसाइल प्रोडक्ट लिख दे, ग्रॉस डोमिनेंट प्रोडक्ट लिख दें, तो कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसीलिए हाईलाइट कर दिया इसको कि आप इसको देख लेना एक बार। क्लियर? अच्छा, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ किस चीज का? डैश 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 प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो किस चीज की टोटल वैल्यू होती है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको पता है कि वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। ठीक है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सेवा से लेकर के उसका हमें जो कर तक देना होता है। अभी ऐसे समझो कि अब 5 रुपए का पार्ले बिस्किट लेने गए हो। क्लियर है? तो वो दुकानदार को पार्ले बिस्किट 5 खाना पड़ करके 4.5 रुपए पड़ा है, बट उस कंपनी को ये 3.5 रुपए का ही पड़ा है। उसने 1 रुपए टैक्स में से आधा हमसे भरवाया, आधा दुकानदार से भरवाया, और वही दुकानदार आपसे आधा रुपया लेता है। क्लियर है? तो वो टैक्स आप ही के पैसे से भरता है। समझ रहे हो ना? तो ये है, टोटल अमाउंट कितने है उसका? 5 रुपया ही है। ये समझ सकते हो आप कि गुड्स पे यानी कि जो सामान हम खरीदते हैं उस पे हमारे द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होता है, तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी जनरलाइज बाय द डिटरमाइंड। यानी कि अब ऐसे समझो कि कोई देश विकसित हो रहा है, इसका हिंदी में समझो कि अगर कोई देश विकसित हो रहा है तो उसको सामान्य भाषा में कैसे डिटरमाइन करो, कैसे जनरलाइज करोगे? सपोज करो कि इंडिया है अपना। क्लियर है? और ये अपना यूएसए है। इंडिया में सड़कों की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ चली बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और यहाँ आते जाते यहाँ इतना बड़ा गड्ढा, थोड़ा सा दूर पे और गड्ढा, शुरुआत में यहाँ पे देखा ही नहीं, ये ऐसे जिगजैग मोशन वाला गड्ढा, कमर सीधी कर दे इस तरह का गड्ढा। वहीं यूएसए की बात कर लें, यूएसए में यहाँ से चले भाई साहब एक बार, बस पता नहीं कब ये रोड सीधी थी, सीधी की सीधी रह गई, ना गड्ढे का पता ना कुछ भी। अपने यहाँ गड्ढा हो जाता है तो उसे भरने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। कभी कभी अगर वहीं रोक के बनाने लगे तो ट्रैफिक जाम, ये सब फेस करता है। वहाँ क्या है, हुआ नहीं कि वो आधे घंटे के लिए रास्ता डाइवर्स करेंगे, उसमें उतने अच्छे से बना देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि पुल टूटा था कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर हमारा देश डेवलपमेंट में है, यानी कि वो विकसित हो रहा है, तो इसमें से क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि वहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, अच्छा लिटरेसी रेट यानी शिक्षित लोगों का लेवल अच्छा खासा हो, वहाँ रेट अच्छी हो उसकी, और लोग स्वस्थ रहें। अगर ये हमारे पास तीनों है तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर होगा, और ये होना चाहिए। किसी को डेवलप बोलो, उसके पास पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट और साथ ही साथ हेल्थ, ये हमें अच्छे से मिलना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि इंडिया अभी इस तरह पीछे है और वहाँ यूएस से आगे है, तो इंडिया को यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, लैंड मास बाउंडेड बाय, यानी कि सपोज करो ये अपना इंडिया है, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है। सपोज करो ये अपना इंडिया है, ठीक। हमें पता है कि यहाँ से ऊपर तक का जो पार्ट है ये पूरा लैंड है, बाकी इधर वाटर, नीचे वाटर, और इस साइड भी वाटर, ठीक है। लैंड मास बाउंडेड बाय ए सी ऑन द 3 साइड, यानी कि एक देश समझो जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो, इज प्रेफर टू, क्या बोलते हैं? कोस्ट, आइसलैंड, पेनिसुएला या रिवर? पता है क्या आंसर है? पेनिसुएला।
इसको याद कर लेना, ये एग्जाम का बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। रिवर नहीं कहते, कोस्ट तो आप जानते ही हो, आइसलैंड पता है, पूरा तरफ पानी हो, बीच में थोड़ा सा वो जमीन जैसा दिखाई देता हो, वो हो गया। क्लियर? आंसर आगे बढ़ो, क्या है? विच वन इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड? ये तो सबको पता है कि हमारे वैदिक काल से चले आ रहे हैं 4 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? आप नाम बता सकते हो? 1 2 3 4। मैं नंबरिंग कर दूं, समझ जाओगे। पुराना वाला ये है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगर गलत होगा तो करेक्ट करना, बट मेरे हिसाब से सही है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? अभी रिसेंटली जी कौन सा समिट हुआ है, G20 या G7? पहले तो कमेंट में यही बताओ, देखिए कितने लोगों को पता है। ठीक है, मुझे ये बता देना है अभी रिसेंटली जो भी समिट हुआ है। चलो अच्छा बता ही देते हैं। G20 हुआ है जी सर। G20 का अभी इंडिया होस्ट कंट्री था, अब नेक्स्ट होस्ट कंट्री कौन बन गया है? मुझे ये कमेंट में देखते हैं कौन बताता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। G20 2023 का इंडिया होस्ट कंट्री था, क्लियर, और अभी कौन बन गया है ये बताओगे आप। अच्छा ठीक है, ईरान इस समय G20 का मेंबर नहीं है। आगे बढ़ें। द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, ये सबको पता होगा, जिन जिन लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है उनको पता है कि पंजाब केसरी हम किसे बोलते हैं। सरदार वल्लभ देव सिंह नहीं, भगत सिंह नहीं, रंजीत सिंह नहीं, सबको पता है लाला लाजपत राय को ही हम लोग पंजाब केसरी। मुझे ये बताना, इनको पंजाब केसरी का उपाधि दिया किसने था? क्लियर? ये जो पंजाब केसरी का इनको उदाहरण वो मिला था उपाधि, ठीक है, ये उनको दिया किसने था? कमेंट में बताना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करना ही आपको पता होना चाहिए। अच्छा, रेड डाटा बुक, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि यूएसए के वर्ल्ड हेरिटेज ने जो जिसमें वो मैनेज करता है अपने बुक को, वो उसने किसी स्पीसीज को रेड डाटा बुक में लिख लिया है। रेड डाटा बुक का मतलब, अच्छा रेड का मतलब चलो और समझा देते हैं। रेड समझते हो क्या होता है ना? डेंजर बोलते हैं, ठीक है। यानी इस बुक के अंदर उनको लिखा जाता है जिनकी स्पीसीज बहुत डेंजर, यानी कि वो खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अब वो एक ही दो पीस रह गए हैं, एक ही दो ठो रह गए हैं, उनको बचाने के लिए है। रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। क्लियर? ये क्लियर सा है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर द एक्सटिंग्विशर फायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पेट्रोल, यानी कि इनमें से कौन सा जो अग्निशामक यंत्र होता है, मैंने कल भी इसको बताया था, आज थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। लाल रंग का सिलेंडर देखा ही होगा आप लोगों ने, होटल में, दुकानों पर, जहां पे थोड़ा सा आग वाग वाला काम होता है, वो इस तरह का कुछ ऊपर नीचे ट्रैप लगा होता है, यहाँ पे एक छोटी सी गोल सी कांच की शीशी लगी होता है, वो लगा होता है, मीटर जैसा लगा होता है, उसको हम लोग तोड़ते हैं और यहाँ का बटन प्रेस करते हैं तो इसमें से एक सफेद गुबार जैसा कुछ निकलता है। ठीक है, मेरे यही क्वेश्चन है कि इसमें क्या ऐसा होता है जो कि अग्नि को बुझाने में काम आ जाता है? कौन कौन ऑक्सीजन बोल रहा है, हाथ उठाओ। यस सर, नहीं भैया, ऑक्सीजन तो वो आग को जलाने में काम आता है, ये नहीं है। वाटर में भी तो ऑक्सीजन होता है, वो भी उसे प्रॉपरली बुझाता नहीं है। क्या बुझाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बुझाता है। इसको अच्छे से देख लेना आप। अब ये देखो, हु गेट द नोबल पीस प्राइज इन 2023, यानी कि ये आपको इंडिकेशन है कि 223 यानी 2023 में ये नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, किस फील्ड में मिला है, आप देख लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, नोबेल प्राइज, ठीक है, कितने फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन दूं? 4, 5, 6, नन। इसका कमेंट में बताना। नोबेल प्राइज जो है ना हमें, ये कितने फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन है ये आपके, बताओगे। इधर देख लो, हु गेट द नोबेल पीस प्राइज, यानी शांति के क्षेत्र में 2023 में यानी 2023 में किसको पीस प्राइज मिला था? नोबेल का, सॉरी, नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये नरगिस मोहम्मदी हैं, इन्होंने ईरान में वो ह्यूमन राइट्स यानी कि जो महिलाओं के हक के लिए बात करी थी, उनके लिए है।
कर्पूरी ठाकुर और अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें जितने लोग हैं ना सबको मिल चुका है, ठीक है। और इन्हें तो रिसेंटली मिला है, 2024 के ये नॉमिनीज हैं। ये इनके साथ एक लोगों को और मिला था, मैं बता देता हूं, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इनको मिला था किसके लिए, ये अब जानते हैं, इन्होंने बीएचयू के संस्थापक हैं, ये बीएचयू के, हम लोग के कॉलेज के। और यहाँ कर्पूरी ठाकुर, ये आपको पता है कि ये बिहार के एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर रह के जाने जा चुके थे, इनको ये मरणोपरांत मिल रहा है 2024 में। और अगला क्वेश्चन एक और देख लो, 2024 में कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहा, सॉरी नोबेल प्राइज, भारत रत्न, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत रत्न, मिस्टेक है, ये नोबेल प्राइज नहीं, इनको भारत रत्न मिला है। और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिला है, बाकी ये दोनों लोग नॉमिनीज हैं नोबेल प्राइज के, क्लियर है। भारत रत्न 2024 में कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और इनके अलावा कितने और लोगों को मिला ये मुझे बताना। एक तो उनमें से बीजेपी के प्रेजेंट में अभी वो जीवित हैं, वो लीडर है, मतलब लीडर रह चुके हैं, ठीक है, बीजेपी के हैं। आप मुझे बताना कि इनमें से कौन से उनके नाम है, यानी 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। और साथ ही अटल बिहारी और मदन मोहन वाली को तो मिल चुका है। इसमें ये देखने वाली बात है, नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज मिल रहा है। मुझे ये सवाल का जवाब दे देना आप कि नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज करें, नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं रुक रुक कर पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें बहुत सी चीज़ समझाने वाली है। अच्छा ये देखना, 100% लोग गलत करके आओगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है ना, हम लोग बचपन से जानते रहे कि हाँ ये है, किसने दिया है, तो बहुत से लोग अभी बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद। सर हम लोग जिसको जानते थे, आपको तो उसका नाम ही नहीं दिए, किसको जानते थे सर, भगत सिंह सर, उन्होंने तो दिया था। सर गलत है ऑप्शन, नहीं भैया गलत नहीं है, इन्होंने दिया था, दिया इन्होंने था और भगत सिंह ने इन्हें यूज किया था, क्लियर है। इसको भाई सर्च कर लेना, खोज लेना आप, बट याद रखना फ्रेंड, ये यही है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें जितने भी लोगों का नाम है ना, वो किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका अलग निकनेम है। ये रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्गीस कुरियन, इनको व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर बोला जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन बोलते हैं। और इनका मुझे बताना, सीएनआर राव, सीएनएन राव, ये जानते बीएचयू के एक अच्छे प्रोफेसर भी रह चुके थे, इनको हम लोगों ने पर्सनली सुना भी है, ये सौभाग्य मिला था एक सेमिनार में जाने का। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे जितने भी ऑप्शन है ना बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत लेजेंडरी लोग हैं, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन इस हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्वेश्चन मस्त, ये तो सबको आना चाहिए। 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने लॉन्च किया था एयर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान, किस प्लेस, मतलब ये किसके अगेंस्ट वो किया गया था, मतलब किस प्लेस पे, सबको पता है, पुलवामा, जी बिल्कुल, पुलवामा में ही उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, ठीक। नेशनल एजुकेशन डे, अच्छा ये देख लो, अगर पुलवामा और बालाकोट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे करेक्ट करना, बट मुझे जहाँ तक सही लग रहा है। नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व, सबको पता है, नहीं पता सर, एजुकेशन डे पता है, ये क्या बता रहे हो सर, 11 नवंबर, यार क्लिक करो उसको, ये डेट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 टाइटल गोज टू, नाम सुन के आपको गुस्सा जरूर आएगा बट ठीक है तो है ये है पेट कमिंस भैया, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया, मजाक कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं पेट कमिंस भैया। इन्होंने, जानते ही हो आप लोगों ने कि वर्ल्ड कप जिताया था अपनी टीम को, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, इनको बोला गया था, इस साल का अवार्ड 2023 का इन्हीं को मिला है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक लास्ट है, इसे भी देख लो, विच सिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोलेगा ना तो आपके दिमाग में नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सभी में से सबसे ज्यादा ब्लिंक जानते हो क्या करने वाला, गुरुग्राम और बेंगलोर। अगर जिसको ये कर रहा है तो वो समझ लो 50% गेम में है। जिन्होंने इन दोनों ऑप्शन को ही काट दिया वो बाहर हो चुके हैं। ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर को सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं उसको। वो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको देखोगे तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा वहीं मिलते हैं, क्लियर।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, तो सबको पता होना चाहिए 5 जून 5 जून को, ठीक है। कोप इंडिया इज द मिलिट्री एक्सरसाइज, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश इंडिया का अन्य सभी देशों के साथ एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज मतलब वो जैसे लड़ाई हो जाए कहीं तो कैसे लड़ा जाए, जिस देश की युद्ध नीति या उनके वहाँ के सैनिक अच्छे से लड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे देश के सैनिकों का उनके सैनिकों के साथ अभ्यास कराया जाता है। ये फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि मार दिए सीने से, सामने से गोली मार दी सीने पे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कोप इंडिया जो है ना, वो इंडिया का ये जो डैश कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ उसका एक्सरसाइज होता है, ये हर साल कहीं ना कहीं कंडक्ट हो ही जाता है, तो ये यूएसए। इसमें आप याद रखना कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये दो और भी हैं बट मेनली कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये दो ऐसे एक्सरसाइज है जो यूएसए का इंडिया के साथ होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ रहे होंगे। देखो ये इसी तरह के टेढ़े क्वेश्चन कुछ बना करके आपको देते हैं, इसमें सब कुछ कवर तो नहीं कर सकते बट उम्मीद है कि किया जा सके। अच्छा, अभी हम हिंदी पे स्विच कर ले रहे हैं, क्लियर। हिंदी पे अभी लगभग मैंने उसमें 15-16 क्वेश्चन या इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और साथ ही यहाँ पे आते ही आपको हिंदी के दर्शन हो गए, ठीक है। और हिंदी में आप ये समझ के चलो आपको शब्दों का जो चुनाव, सही चुनाव करना होगा, उसी साथ रस छंद अलंकार हो गया, और उसमें समास हो गया, साथ ही साथ आप में बहुत से ऐसे होंगे जो अभी रिसेंट लास्ट ईयर का जो है ना, उसमें पूछ रखा है कि इस पाठ के लेखक कौन है, जो अभी आप पढ़ते चले आ रहे हो ना उसके लेखक के नाम भी पूछ रहे हैं। तो पहले जैसा उतना टफ नहीं है बट हाँ ठीक है कि उन्होंने क्वेश्चन ऐसे अब घुमा के पूछना स्टार्ट कर दिया है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, एक उसको एक शब्द में क्या कहोगे, समझ रहे हो? अजर नहीं, अनुज नहीं, अग्रज नहीं, अग्रगण नहीं, क्या कहेंगे आपको पता है? अग्रज ही बोलते हैं। अरबी शब्द है, कुली नहीं, मास्टर नहीं, गाड़ी नहीं, इनाम नहीं, क्या है बताओ आप? अरबी मतलब समझते ही हो ना, अरेबिक कंट्री से लिया गया शब्द है, तो यहाँ पे इनाम, ठीक है। अल्प विराम कौन पहचान सकता है? देखो इसमें भी बड़ी लोगों को दिक्कत, सर अल्प विराम क्या होती है, ये होता है क्या सर? टॉस बताएं क्या होता है? ये तो पता है सर, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो कट गया, मतलब अब 3 में से 50-50 सर देख लें। सर हमें लग रहा है कि ये वाला है सर, किसको किसको ये लग रहा है, हाथ उठाओ। नहीं ना, ये लग रहा है, चलो। अच्छा, श्रृंगार रस स्थाई भाव है किसका? श्रृंगार रस समझते हो? वो नहीं कि जो आज के ज़माने में लिपा पोती चलता है, वो वाला श्रृंगार रस नहीं। श्रृंगार रस का मतलब जब एक नायक दूसरे, मतलब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि सब नायक नायिका एक दूसरे को गाली देते होंगे, ऐसा नहीं भाई, वो बिल्कुल प्योर वाला है कि नायक आ रहा है सामने से, नायिका खड़ी है, कुछ इशारों इशारों में बात हुआ और उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उस समय उत्साह होगा, उत्साह नहीं प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, गाली नहीं देते हैं वो, उत्साह उत्साह में पीठ थपथपा दिया उसके बाद डाइवोर्स हो गया, वो वाला नहीं है। ये रहती प्रेम भाव। शोक और क्रोध आप समझते हो? शोक का मतलब दुख में चले गए, क्रोध का मतलब अरे कैसे बोल दी तुम, ये वाला नहीं। तो श्रृंगार रस प्रेम, बहुत इनोसेंट सा बंदा है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला है जो दोस्तों में चलता है, रौद्र रस का स्थायी भाव, मतलब आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड को किसी ने कुछ बोल दिया, वो कुछ नहीं बोल रहा तो आपको और गुस्सा आता है, तो कौन सा भाव है वो? क्रोध भाव। शांत तो नहीं रह सकते, अगर बहुत अच्छे फ्रेंड को किसी ने कुछ बोल दिया, सपोज करो आप अपने फ्रेंड को कोई निकनेम से बुलाते हो, ठीक, मान लो दद्दू बुलाते हो आप, अब दद्दू कोई और बुला रहा है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि ये तो मेरा कहने वाला चीज है, वो दूसरा कोई कैसे पुकार सकता है, ठीक है ना? तो दद्दू सुन के आप क्रोधित हो गए, ये मेरी बोली जाने वाली भाषा कोई दूसरा कैसे बोल सकता है मेरे दोस्त को, ठीक। अब देखो शुद्ध शब्द है इसमें से, बताओ पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है या पूजनीय है, कौन बताने वाला है? बताओ बताओ बताओ, देख के कंफ्यूज हो रहे हो ना, क्लिक कर लो। और याद रखना है ये ऐसा बिल्कुल पूछेगा वहां पे। यहाँ देख लो, कविता वाली किस भाषा की रचना है, बताओ। कविता वाली किस भाषा की रचना है? नहीं बता? आप लोगों ने अपनी हिंदी की बुक पढ़ी है, वहां चेक कर लेना, ब्रज भाषा है। कबीरदास जी की रचनाओं के भाषा है। अच्छा, कबीरदास जी जो भाषा लिखते थे ना, वो खड़ी बोली होती थी, ब्रज होती थी, पंचमेल खिचड़ी होती थी, इसको सधुक्कड़ी भी बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी को।
संस्कृत तो बिल्कुल नहीं होती थी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो संस्कृत एक प्रकांड विद्वान होता है ना, उसकी भी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं हो पाती क्योंकि वो अभ्यास करेगा तब जा कर के अच्छा होगा। कबीरदास जी तो वो जो अपनी सामान्य भाषा होती थी ना, उसमें सब कुछ मिला देते थे, तो उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी होती थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा और समझ में भी आ रहा होगा। अभी देखो, उर्वशी जानते हो? सर उर्वशी राउटेला, नहीं 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 भैया, वो नहीं। उर्वशी एक अच्छी खासी वो है, क्या बोलते हैं हमारे लिए, बुक है यार, बुक कह लो या एक तरह से इनको गद्य कह लो, वो कहलाती हैं। उर्वशी एक चैप्टर का नाम है। किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। क्लियर? इसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना। नेताजी का चश्मा, मैं बोल रहा था ना कि वो लास्ट ईयर से इन्होंने कुछ अच्छी चीजें ऐड कर दी हैं। क्या? कि आपके चैप्टर के ही नाम उठा के पूछ दे रहे हैं। नेताजी का चश्मा बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। अरे 10th पढ़े हो ना भैया, इतना क्या समय लगता है? वो स्वयं प्रकाश है। क्लियर? इनका मतलब ये देखोगे ना, लास्ट में ऐसे स्लैश करके लिखा भी हुआ है, स्वयं प्रकाश। अच्छा, कूद कूद मछली बगुले को खाए, कहावत का सही अर्थ है। आप सभी को पता है कि बगुला जो है ना, बगुला कुछ ज्यादा ही नॉन वेजिटेरियन बन गया लगता है। देखो, मस्त लग रहा है ना? इसका चोंच लंबा से निकाल देते हैं। अभी जो बगुला है ना, ये मछली को देखते ही उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और यहाँ बोल क्या रहा है कि जो मछली है ना, वो बगुले को ही कूद कूद के खा जा रही है। मतलब पॉसिबल है? सुन के समझ में आ रहा है? विपरीत कार्य का होना ये नहीं है। कमजोर व्यक्ति शक्तिशाली को मारे, ये अच्छा लग रहा है। फुर्तीला व्यक्ति सफलता प्राप्त करे, इसका कोई सेंस ही नहीं है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, क्या है? कुछ नहीं, आंसर तो दिख गया। मतलब बहुत ज्यादा हास्ट या हार्ड नहीं है, अगर आप एक बार हल्की सी मेहनत करो तो आपको दिख जाएगा। क्लियर? अब बातें हैं इंग्लिश सेक्शन पे। देखो, मैंने इंग्लिश में ना बहुत ही चूजी क्वेश्चन लिया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आप छोड़ भी नहीं सकते हो। और वहां पे जा करके एक चीज ध्यान रखना कि इंग्लिश के आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। बहुत हट के आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक, जो मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड में रख रखी है, वो भी देखने को मिलेंगे। ये एरर मिल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत होगा तो वो आपसे फ्रेजल वर्ब, साथ ही साथ वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये नॉर्मल सी चीजें पूछेंगे। बहुत ज्यादा हाई फाई साइंस नहीं लगता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, नाइदर सीता नॉर गीता, आप सभी को पता होना चाहिए, जब कभी भी नाइदर आता है, ठीक है, तो उसके साथ नॉर कंपे बिल्कुल एक पेयर में आता है। नाइदर के बाद नॉर जरूर रहेगा। देखो नाइदर नॉर है, यहाँ सही है। और जब भी कभी नाइदर नॉर लगता है ना, दो लोगों के साथ आएगा, तो उसमें जो वर्ब यूज करते हैं वो ना सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, यानी यहाँ वर नहीं होगा, क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे वॉज होगा। क्लियर? ये बिल्कुल नॉर्मल सी, ये आप जैसे अभी तो नहीं, पर थोड़े से जब बड़े क्लास में जाओगे या 10th में जिन लोगों ने अच्छे स्कूल से पढ़ा होगा, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाया गया होगा। पर जो बच्चे मेरी तरह यूपी बोर्ड से रहे होंगे, उनको ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि सर ये क्या है, बताइए। मेरे लिए तो बिल्कुल नया, मतलब अभी जस्ट देख ही रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर का इसका भी चेंज कर रहा हूँ, कलर पेन का। ईच ऑफ द बॉय वॉज इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ईच ऑफ द बॉयज यानी कि सभी बॉय। देखो, ईच ऑफ द बॉयज का मतलब होता है कि क्लास में जो है प्रत्येक बॉय, हर एक लड़का किस रो में है? वो एक रो में है। यहाँ अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा ईच ऑफ द बॉयज की बात कर रहा है ना, वो सिंगुलर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिंगुलर। और सिंगुलर किसके लिए? वॉज। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर। क्लियर? ईच ऑफ द बॉय यानी क्लास का हर एक लड़का। अगर देखो हमें बात करना है ईच ऑफ द बॉय यानी कि क्लास में दो प्लस दो से थोड़े से अधिक। बेसिकली क्या है, एक या एक से अधिक तो हम दो की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर यही एवरी लिखा होता, एवरी ऑफ द बॉयज, तो ये मान के चलिए कि उस क्लास में दो से प्लस की ही बात कर रहा है। ईच में क्या होता है? एक या एक से अधिक, तो मैं दो मान ले रहा हूं। ठीक है, तो दो काउंटेबल है, वॉज, इसमें सिंगुलर हो गया। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ही गोज, हम सभी को पता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, क्योंकि क्या बोलते हैं, वर्ब के सॉरी सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या यस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ गया है। ये नियम सबको पता है, वॉवेल होता है तो यस या यस लगता है, सॉरी, वॉवेल होता है तो यस लगता है, और कॉन्स्टेंट होता है तो एस लगता है। टू ऑफिस बाई फुट, बाई नहीं होता। क्यों?
क्योंकि पैरों के द्वारा नहीं, पैरों पर चल के जाते हो, ठीक है। ऑन होता है, ऑन फुट, ओहो सॉरी, क्या होता है, ऑन फुट होता है। इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा मैं इसके सामने लिख रहा हूँ ना, यहाँ से सब हटा करके। हाँ आइए, क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा ऑन, इसका आंसर होगा नो एरर, इसका आंसर होगा वॉज। सबके सामने लिख दिया। प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेष बैक टू योर पेरेंट्स। यहां समझो, प्लीज कन्वे, प्लीज मेरा यह संदेश, माई बेस्ट विशेष जो कि एक शुभकामना है, किसे भेजना है, अपने पेरेंट्स को भेज दो। तो ये जैसे बोल रहे हो ना, कि जैसे आप किसी को बोलते हो कि हैप्पी बर्थडे टू माई साइड, ठीक है, मतलब किसी के फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है और उसके भाई का बर्थडे पड़ गया, तो आप उससे बोलोगे ना कि यार छोटू को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। ये तो नहीं बोलते हो कि बेस्ट विशेस दे रहे हैं अब उसको बैक कर दो अपने भैया के ऊपर, नहीं बैक मत करो। मतलब ये जो है ना सुपरफ्लुअस, यानी कि यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स, बस हो गया। यानी यहाँ पे जो बैक लगा है ना, ये लगना ही नहीं है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। आओ इस पे जंप करते हैं। जो मैं बोल रहा था ना कि इस पे आता है, वो आ गया। मतलब ये जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि नहीं ये ऐसा भी होता है कि आपको दे देंगे यहाँ पे उठा करके कि देखो भैया आप ट्राई करो आप, ठीक है, तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आप लोगों के पास ग्रामर की नॉलेज होगी, ग्रामर की, ठीक है। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डैश 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 वायलिन एट द स्कूल। मतलब एक आदमी बोल रहा है मेरी लड़की है ना, वो गिटार बजाना सीख रही है, तो गिटार के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, नो आर्टिकल, क्या लगता है। देखो मैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए बताता हूँ। ए हम जानते हैं कि वो जब सिंगुलर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके लिए लगता है। एन हम जानते हैं जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसे किसी का नाम लिखा जाए जिसका स्टार्टिंग ही वॉवेल से हो तो वहाँ एन लग जाता है। द जानते हो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए जो कि यूनिक होते हैं, या ऐसा हम तब लगाते हैं द जब किसी खास चीज का इंडिकेशन हमें दोबारा हो रहा है, जैसे दिस इज द सेम पर्सन, यानी अभी आप उसको इंट्रोड्यूस किए हो एंड देन वो वापस से ही इंट्रोड्यूस कराने आ गया, तो अब हम बोलेंगे नहीं भैया हम आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आप वही पर्सन हो, तो वहां पे द लग जाता है। इसी तरह वॉयलिन देखो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके नाम के आगे हमेशा द लगता है। क्लियर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके नाम के आगे द लगता है, ठीक है। ओनली थिंग जैसे अगर हम बोले कि भैया हम चांद देख करके खुश हो गए, तो चांद एक ही चीज है ना, अब पृथ्वी पे हो तो आपको एक ही चांद दिखाई देता है, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 10 चांद देख लिए, एक ही चांद है ना, तो उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, यूनिक चीजों के लिए भी हम लोग द लगाते हैं। माउंटेन का नेम है तो उसके लिए भी द लगेगा। क्लियर है, ए लगता है सिंगुलर के लिए, एन लगता है अगर वॉवेल आ जाता है नेम के पहले तो वहां देख लेंगे, द तो सेम चीजों के लिए, यूनिक चीजों के लिए, एंड साथ ही साथ जैसे कोई अजूबा हो गया कि दिस इज द ग्रेट चाइनीज वॉल, उसके लिए लग जाता है। अब यहाँ देखो आई बोरोड, मतलब मैं उधार लेता हूँ डैश 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 पेंसिल फ्रॉम योर पिल ऑफ, अच्छा पाइल ऑफ अ पेंसिल एंड पेन, मतलब मैं एक पेंसिल आपसे उधार लेना चाहता हूँ जो आपके पास ये बंडल पड़ी हुई है पेन और पेंसिल की। पता है ना कितना मांग रहा है, एक मांग रहा है, सिंगुलर है, खत्म, इससे ज्यादा मांगना भी नहीं है। आई बोरोड अ पेंसिल, मैंने एक पेंसिल मांग रहा था, ऐसा नहीं एन नहीं लगता। सम पेंसिल का मतलब कितना भाई, 25 रखा है तो सम बोल करके 24-25 ले लोगे क्या, नहीं वहां नहीं होगा। अब यहाँ देखो द डेथ डैश 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 हैज राइजन टू 5-3, ये तो नंबर है, हमारे कोई काम का नहीं, विथ 5 पीपुल सस्केम्बिंग टू द इन्फेक्शन, मतलब क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है जो ये मृत्यु है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, जो कि 5 लोगों से शुरुआत हुई थी। अब मतलब क्या है इसका, समझ तो क्या लगता है यहाँ पे, स्पेन नहीं लगेगा, नंबर नहीं है, द डेथ नंबर हैज नहीं, यहाँ नंबर ऑलरेडी दे रखा तो नंबर लगाने का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिवली, अरे भाई साहब कोई मर रहा है तो पॉजिटिवली इंक्रीज कैसे हो सकता है, ये तो बहुत निगेटिव बात है, यानी 2 कट गए। स्पेन नहीं होता कुछ, टोल का मतलब होता है द डेथ टोल, यानी कि एक तरह से समझ लो कि एक ग्राफ की बात कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, स्टार्टिंग कहाँ से थी नहीं पता लेकिन अब इंक्रीज होने चालू हो गया। अब यहाँ पे देख लो राधा हैज रिटर्न डैश 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 हर होम टाउन, ये तो बहुत सिंपल है, याद रखना। अगर हम टू की बात करते हैं और फ्रॉम की बात करते हैं तो लगता कहाँ है,
जैसे आप लेटर लिखते हो तो टू उसके साथ लिखते हो जिसको आप लेटर भेज रहे हो, फ्रॉम वहां लगाते हो जहां आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, ठीक, यानी हम वहां से हट रहे हैं। और टू का मतलब होता है जुड़ने से, यानी जहां हमारा जोड़ हो रहा है। जैसे आप लेटर लिखते हो किसी से ना, तो उसके पास लेटर जाएगा तो वहां आपसे वो कनेक्ट हो जाएगा उस लेटर के माध्यम से, क्लियर है। उसी तरह राधा हैज रिटर्न टू, रिटर्न टू, यहाँ टू होगा क्योंकि वो घर जाके उससे कनेक्ट, भाई घर जाओगे तो घर से जुड़ाव है ना, ऐसा थोड़ी है कि मोहल्ले में दूसरे घर में घुस जाओगे। हैज रिटर्न टू हर होम, अपने घर जा रही है, तो यहाँ टू होगा। अब देखो विथ किसके साथ लगता है, ऑन किसके साथ लगता है, इनटू किसके साथ लगता है, ये जान लो आप। इनटू जानते हो फ्रेंड, यहां लिख देता हूं नए पेज पे, देखो इनटू जानते हो क्या करता है, इनटू हमें बताता है कि भैया अगर कोई भी चीज मोशन में है, जैसे आई जंप इनटू द वेल, आई जंप डैश 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 वेल, यानी यहां क्या लिखोगे, इनटू लिखोगे, क्यों, आप ना तेजी के साथ, मोशन के साथ, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन होता है ना तो वहां इनटू को हम लोग फिल कर देते हैं। जैसे बोलते हो कि आई इंटर्ड इनटू द क्लास, मतलब मैं अभी जस्ट इंटर्ड हो रहा हूं, सॉरी आई जस्ट केम इनटू द क्लास, इंटर के साथ नहीं लगता, आई जस्ट केम इनटू द क्लास, मैं अभी अभी क्लास में आ ही रहा हूं, ठीक है। ऑन जानते हो किस पे लगता है, सपोज करो कि ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे आप बैठे हुए हो या इस पे एक सेव रखा है, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया आपने, अब आप बोलोगे द एप्पल इज ऑन द टेबल, समझ में आया, जब इसके ऊपर रखोगे तो ऑन होता है। इसी तरह जब आप बेड पे सोने जाते हो ना, और बेड कुछ ऐसा हो जो आपका एरिया अच्छे से कवर कर रहा हो, क्लियर, आपका एरिया अच्छे से कवर कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि आई स्लीप इन द बेड, क्योंकि आप एरिया लेकर के उसमें डिप हो जाओगे। जैसे सबके घर का गद्दा होता है ना भाई, मोटा सा ऐसा फुला फुला, आप उस पर जैसे लेटते हो वो पंच होके दब जाते हो, आप उसके अंदर धंस से जाते हो, तो वो एरिया आप अंदर जाके कवर कर रहे हो, क्लियर है। सामान ऊपर रखा हुआ है तो ऑन है, अगर अंदर चले गए तो इन हो गया। और एक क्या था पीछे छोटा, विथ, विथ का मतलब होता है साथ, ठीक है, आई एग्री विथ योर डिसीजन, ठीक है, मतलब आप जैसे किसी की सहमति दिखाते हो तो वहां विथ लग जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सब समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। देखो मैंने बोला था कि मैं कर लूंगा, तो आज मैंने ये क्लास ली है, ये सारे आपके लिए। इसमें आप एक चीज देखना कि जिस तरह के क्वेश्चन ये लास्ट ईयर के कुछ आए हुए हैं और मेरे कुछ इसमें प्रिडिक्टेड है कि ये आ सकते हैं, और वैसा ही है, क्योंकि पैटर्न देखोगे आप तो इसी को फॉलो कर रखा है इन लोगों ने। तो ये याद रखना, इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, सब आपको आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आइडिया लेकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैंने अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।